गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सब आप लोग? एकदम बढ़िया सर, आप बहुत आई होप सब स्वस्थ हो, हेल्थी हो। एकदम हेल्दी है। 12th साइंस बायोलॉजी में अगर अपन बात करें तो अपनी बात चल रही है प्रकाश संश्लेषण की। इसकी बात चल रही है, कौन सा लेक्चर है? प्रकाश संश्लेषण चैप्टर है 10। अगर अपन बात करें प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की, तो इसमें अपन ने कल देखा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे पादपों की पत्तियों में कुछ विशेष प्रकार के वर्णक होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल या हरित वर्णक सबसे मुख्य है, जो क्या करता है, प्रकाश का अवशोषण करता है। तो प्रकाश का अवशोषण करने के बाद उस प्रकाश का कर्ता क्या है, वो उसके आधार पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, एक तो प्रकाशीय अभिक्रिया और एक अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो आप सबसे पहले आज अपन देखेंगे प्रकाशीय अभिक्रिया व अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया व अप्रकाशीय अभिक्रिया। मेनली अगर अपन बात करें तो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, इनके बारे में आज अपन बात करेंगे। हाँ, अभिक्रिया। तो मोस्टली अगर अपन बात करते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया की, फर्स्ट जो है अपने क्या है, प्रकाशीय अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन, और सेकंड जो है वो है अप्रकाशीय अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। देखिए, फर्स्ट अगर अपन बात करें, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है वो दो ही प्रक्रियाओं में पूर्ण हो जाती है, मतलब दो जैव रासायनिक क्रियाएं चलती हैं। एक रासायनिक क्रिया है प्रकाश, एक है अप्रकाश। यहां सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करें कि सबसे पहला पॉइंट ही ये कहता है, स्टार पॉइंट, कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? प्रकाश की आवश्यकता है। अर्थात सूर्य का प्रकाश ही जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या करता है, प्रारंभ करता है। ये सीधी बात है, क्योंकि अपन ने पहले ही परिभाषा लिखी थी प्रकाश संश्लेषण की। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पादप भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यही तो प्रकाश संश्लेषण की क्या है, परिभाषा है। तो प्रकाश संश्लेषण की अगर अपन बात करें तो उसकी अभिक्रिया दो चरणों में पूर्ण हो रही है, प्रकाशीय अभिक्रिया में और अप्रकाशीय अभिक्रिया में। इस क्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं आवश्यकता है, इसका मतलब प्रकाश होगा तो ही कौन सी अभिक्रिया चलेगी। मैं यहां लिख रहा हूं कि प्रकाश इस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह अभिक्रिया कभी भी हो सकती है, चाहे प्रकाश हो चाहे नहीं हो, यह अभिक्रिया तो। लेकिन यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा अगर मैं यहां लिखूं यह अभिक्रिया अंधेरे में होती है, तो यह गलत है। जरूरी अंधेरा तो कब होगा, रात्रि में। इसका मतलब यह अभिक्रिया कब होनी चाहिए, इसका मतलब पूरे दिन तो पादप भोजन बनाएगा ही नहीं, क्योंकि वो भोजन का, अरे पूरी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किसे कहते हैं अपन इसी को तो कहते हैं CO2 प्लस H2O। CO2 प्लस H2O, सूर्य का प्रकाश C6H12O6 प्लस H2O और ऑक्सीजन गैस का निष्कासन। यह प्रक्रिया क्लोरोफिल A और B के रूप में चलती है। और ये क्या आ रहा है यहाँ पर, सनलाइट। सूर्य का प्रकाश किस पे आके गिरा,
क्लोरोफिल पे, हरित वर्णक पे, और हरित वर्णक ने जल का प्रकाशीय अपघटन किया और CO2 का अपचयन किया। जल का तो क्या होता है ऑक्सीकरण, और CO2 का क्या होता है अपचयन। ये तो टूट जाता है, H2O तो टूटेगा, H2O हाफ ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अरे तभी तो हाइड्रोजन पे प्लस आया जब उसने अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या कर दिया, दान कर दिया। अब यहां देखो प्रकाश की आवश्यकता है, तो प्रकाश का क्या होगा, क्लोरोफिल अणु द्वारा पहले तो अवशोषण, क्या होगा जिसको बोलते हैं अपन हरित वर्णक या क्लोरोफिल ए और बी द्वारा प्रकाश का अवशोषण। ये अवशोषण होने के बाद उस प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग कहां किया जाएगा, प्रकाश ऊर्जा के उपयोग से जल का प्रकाश अपघटन या जल का प्रकाशीय अपघटन क्या होता है, H2O सूर्य का प्रकाश। यहां इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दो तत्व भी ऐसे हैं जो जल के प्रकाशीय अपघटन के लिए आवश्यक है, एक तो क्लोरीन और एक मैग्नीज। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सबसे पहले तो प्रकाश आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी उसे हरित वर्णक क्या कर लेगा, पूरे प्रकाश को ग्रहण कर लेगा। अब एक बात बताओ, एक ठंडे पानी की गति अधिक होती है, मतलब ठंडे पानी में भी जल के अणु है और गर्म पानी में भी जल के, तो किस जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक है, गर्म की, क्योंकि उनके पास वो ऊर्जा है, वो गर्म है। तो वो जब जो प्रकाश आ रहा है उससे हरित वर्णक क्या हो चुका है, गर्म, मतलब वो एक अधिक ऊर्जा को ग्रहण, और वो कौन सी ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है, प्रकाश ऊर्जा को, और उसका उपयोग करेगा किसके रूप में, जल के प्रकाशीय, जिसके लिए वो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है हरित वर्णक, और जल टूटकर उस इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति को पूर्ण करता है। 2 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो हाइड्रोजन आयन भी कितने बनेंगे, 2। इस प्रकार जल का क्या होता है, प्रकाशीय अपघटन। जल के प्रकाशीय अपघटन से मुक्त इलेक्ट्रॉन, जल के प्रकाशीय अपघटन से मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अब आगे चलकर यहां पर ऊर्जा का क्या करेंगे, निर्माण। तो यहां पर इस क्रिया में यह हाइड्रोजन आयन NADPH से जुड़कर NADPH हाइड्रोजन आयन प्लस ATP ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस ऊर्जा का ये ऊर्जा बन चुकी है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और आपको पता है किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, सबसे लास्ट 5th पॉइंट की अगर अपन बात करें तो प्रकाशीय अभिक्रिया अर्थात लाइट रिएक्शन हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं कि ग्रेना भाग में होती है, क्योंकि आप जानते हो, अगर आप हरित लवक की संरचना पढ़कर आए हो तो हरित लवक के ग्रेना भाग में ही क्या होते हैं, क्लोरोफिल उपस्थित, और एकमात्र ऐसे वर्णक यही है जो प्रकाश का क्या कर सकते हैं, अवशोषण। जबकि प्रकाश तो अपने शरीर पर ही आता है, लेकिन मानव या जंतु की कोशिकाओं में ऐसा कोई वर्णक नहीं है जो प्रकाश को क्या कर सके,
अवशोषित कर सके। ठीक है, यही है। आपने देखा होगा कुछ जो केशिकाएं होती हैं उनका रूप में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि काले रंग के कपड़ों में कुछ अधिक गुण होते हैं जो प्रकाश को अधिक अवशोषित कर लेते हैं, वो अधिक गर्म हो जाते हैं। तो सिर्फ पादप कोशिकाओं की बात करें तो पादप कोशिकाओं में हरितवर्णक में ही वो गुण है कि वो क्या कर सकता है प्रकाश को, और वो हरितवर्णक उपस्थित कौन से भाग में होता है? हाँ, तो इस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जो ऊर्जा बनी है, ये जो ऊर्जा बनी है, तो इस ऊर्जा का उपयोग यहाँ पे होगा। तो ये जो है यहाँ पर हम देखेंगे इस अभिक्रिया, ये प्रकाशीय अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में प्रकाश फास्फोरिलीकरण ऊर्जा इनका पूरी कंप्लीट हो गई क्या? ऊर्जा है हाँ, नाइट्रो एडिनो डाइफॉस्फेट, हाइड्रोजन आयन और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये रासायनिक ऊर्जा के नाम है। क्या है? इस प्रकाश फास्फोरिलीकरण ऊर्जा, इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, का उपयोग होता है, और इस ऊर्जा का उपयोग होता कहाँ है? तो इस ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? तो मोस्टली अगर अपन बात करें तो इस ऊर्जा का उपयोग होता है जिससे, ये ऊर्जा का उपयोग होगा जिससे CO2 के अणु का अपचयन कर एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकाशीय जो ऊर्जा है, ये जो NADPH हाइड्रोजन आयन और ATP ऊर्जा है, उसका उपयोग करते हैं CO2 के अणु के अपचयन करने में। अब CO2 का जो अणु है उसमें कार्बन उपस्थित है और उसी से एक कार्बनिक यौगिक C6H12O6 एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया जाता है। तो अगर अपन बात करें वो कार्बनिक यौगिक का निर्माण होने के बाद अपन कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो गई है? पूर्ण हो गई है। तो CO2 के अपचयन करने के लिए लगभग जितने भी हरे पादप हैं वो 3 प्रकार के क्रम का या चक्र का निर्धारण करते हैं, जिनके भी नाम यहीं पर आप लिख सकते हैं। इनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। C3 चक्र, C4 चक्र और एक विशेष प्रकार के मरुस्थलीय पादपों में पाया जाने वाला चक्र है कैन चक्र। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रकाशीय अभिक्रिया जो है वो किस तरीके से संपन्न हो रही है? तो ये तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होगी, और जब ये ऊर्जा का उत्पादन कर देती है तो वो ऊर्जा किसको दे देती है? अप्रकाशीय अभिक्रिया को, और अप्रकाशीय अभिक्रिया उस ऊर्जा का उपयोग करता है CO2 के अपचयन में, क्योंकि जल के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करना संभव नहीं है क्योंकि उसमें कोई कार्बन परमाणु नहीं, लेकिन कार्बन परमाणु किसमें है? CO2 में। और इस कार्बन परमाणु को 6 बार C3 चक्र में घुमाने से एक कार्बन परमाणु से कितने कार्बन बन जाएंगे? 6, और उससे एक 6 कार्बन का एक कार्बनिक यौगिक ग्लूकोज प्राप्त होता है, जिसे शर्करा या कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपन संचित करेंगे, स्टार्च के रूप में। तो ये जो अभिक्रिया है अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया मीन्स डार्क रिएक्शन हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है, स्ट्रोमा भाग में होती है। तो यह प्रकाशीय अभिक्रिया जो है वो हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है, क्योंकि उसके अंदर वो हरित वर्णक है नहीं जो प्रकाश का अवशोषण
कर सके। हरित वर्णक सिर्फ कहाँ है, ग्रेना भाग में, इसलिए वो क्या करते हैं, इसका क्या कर लेते हैं, अवशोषण। इस प्रकार अपने पास प्रकाशीय और अप्रकाशीय दो अभिक्रियाएं क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। ये दोनों अभिक्रियाएं मिलकर एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया दो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में संपन्न होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया में स्वांगीकरण ऊर्जा का उत्पादन होगा, जिसे अपन कहते हैं, इसी ऊर्जा के उत्पादन को क्या कहते हैं, प्रकाश फास्फोरिलीकरण ऊर्जा। वास्तव में प्रकाशीय ऊर्जा को इसी ऊर्जा में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, और इस ऊर्जा का उपयोग कहाँ किया जाता है, अप्रकाशीय अभिक्रिया में। तो इस प्रकार अब आप नेक्स्ट जो देखेंगे वो प्रकाशीय अभिक्रिया को देखेंगे, जिसमें कौन कौन से स्टेप है। सबसे पहले प्रकाश, फिर प्रकाश जैसे ही पत्तियों पर गिरेगा तो हरित लवक उसका क्या कर लेगा, अवशोषण, जिसका उपयोग कहाँ करेगा, जल के प्रकाशीय अपघटन में। फिर जल से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, वो इलेक्ट्रॉन ग्राहियों द्वारा ग्रहण किए जाएंगे, जिससे किसका निर्माण होता है, इसलिए ये हरित लवक के जो प्रकाशीय अभिक्रिया जो है, इसमें इस प्रकाश का अवशोषण करने के लिए दो प्रकार के तंत्र भी कार्य करते हैं, PS फर्स्ट, प्रकाश तंत्र प्रथम, और प्रकाश तंत्र द्वितीय। तो ये अवशोषण किस तरीके से होता है ये पढ़ेंगे, फिर जल का प्रकाशीय अपघटन पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में इस ऊर्जा का निर्माण करेंगे, जिस ऊर्जा को क्या कहते हैं, प्रकाश फास्फोरिलीकरण ऊर्जा या फिर स्वांगीकरण ऊर्जा भी कहते हैं। अगर आप जाने तो स्वांगीकरण प्रक्रिया किसे कहते हैं, ऊर्जा। अवशोषित भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, तो इसे स्वांगीकरण भी नाम दिया गया है, फास्फोरिलीकरण अथवा स्वांगीकरण, प्रकाश स्वांगीकरण। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये एन एंड ये क्या है?